नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं तो उसे कृपया लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके समक्ष एक नई जजमेंट लेकर आए हैं। वो जो जजमेंट है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है डिवोर्स के पिटीशन में डिवोर्स के केस में ये जजमेंट आई है। ये जो जजमेंट है ये अभी रिसेंटली हाल ही के दिनों में आई है, जो कि 24 दिसंबर 2021 की जो जजमेंट है। अब इसके जो जजमेंट के डिटेल फैक्ट्स में जाने से पहले थोड़ा-सा ब्रीफ बता देते हैं, क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट डबल बेंच ने दी थी। और इसमें क्या था कि हस्बैंड ने पहले पिटीशन डाली थी फैमिली कोर्ट में दिल्ली में, जो कि डिसमिस हो गई थी। हस्बैंड ने ये ग्राउंड उठाया था कि वाइफ को एक डिजीज है, मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल इलनेस है, जिसे एक्यूट सिजोफ्रेनिया कहते हैं। वो ग्राउंड्स पे इन्होंने डिवोर्स की पिटीशन डाली थी, वो की डिसमिस हो गई थी। वे माननीय हाई कोर्ट के समक्ष आए थे। हाई कोर्ट ने जो फैसला है लगभग 2 साल के अंदर ही सुना दिया है। और लेकिन जब फैसला आया लगभग करीब 16 साल हो चुके थे। हस्बैंड के जो मैरिज के 16 साल हो चुके थे, तो फिर माननीय हाई कोर्ट ने हस्बैंड की जो प्ली को एक्सेप्ट कर लिया और जो डिग्री ऑफ डिवोर्स है वो ग्रांट कर दिया। तो हम इसके फैक्ट्स के ऊपर जाते हैं। फैक्ट्स क्या कहते हैं? फैक्ट्स ये कहते हैं कि देखिए, पहले जो पिटीशन जो फाइल की गई है, जो फर्स्ट अपील जो फाइल की है हस्बैंड ने, वो सेक्शन 28 हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 19 फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत जो है फर्स्ट अपील फाइल किया अगेंस्ट द ऑर्डर। जो ऑर्डर जो आया था फैमिली कोर्ट का, वो 24 दिसंबर 2019 का आया था, क्योंकि जो पिटीशन थी हस्बैंड की वो डिसमिस कर दी गई थी। जो हस्बैंड ने पिटीशन जो फैमिली कोर्ट में डाली थी वो सेक्शन 12 फैमिली कोर्ट हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डाली थी। और उसमें ये बताया, जो फैक्ट्स के ऊपर गए तो फिर फैक्ट्स में ये बताया गया कि जो हस्बैंड की जो मैरिज है वो 10 दिसंबर 2005 को हुई। और ये ग्राउंड ये उठाया था हस्बैंड ने जो फैमिली कोर्ट में कि एक कैलकुलेटेड फ्रॉड किया गया उनके साथ, रिस्पोंडेंट मतलब जो वाइफ और उनके फैमिली मेंबर्स ने। और जो कि एक वाइटल इम्पॉर्ट जो क्रूशियल फैक्ट्स थे, रिस्पोंडेंट वाइफ की जो मेंटल हेल्थ के जो फैक्ट्स थे वो सामने बताए नहीं गए। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ टाइम तक साथ रहने के बाद हस्बैंड को पता चला कि वाइफ सफर कर रही है एक्यूट सिजोफ्रेनिया से और एक बड़ा अनयूजुअल मैनर पे बिहेव कर रही है। तो फिर उनको हस्बैंड है वो एक हॉस्पिटल लेके गए, एक डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने एग्जामिन किया 2 जनवरी 2006 में। फिर उनको रेफर कर दिया जीबी पंत हॉस्पिटल में। वहाँ पे डॉक्टर ने साहब ने फिर एग्जामिन किया और मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। जो कोई बिहेवियर में चेंज नहीं आया, फिर अपीलेंट न्यूरोसर्जन के पास ले गए, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज, कोई दिल्ली में संस्था है, उसके पास ले गए। फिर उसके बाद वहाँ के डॉक्टर साहब ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। फिर उसके बाद 11 फरवरी 2006 को वो हिंदू राव हॉस्पिटल में ले गए और ये बताया गया कि मीटिंग जब की उस डॉक्टर से, तो रिस्पोंडेंट ने शाउट किया कि इसी डॉक्टर ने मुझे जो है पहले भी दवा दी है। ऐसा वर्डिंग्स बताए गए हैं जजमेंट के अंदर। फिर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। फिर उसके बाद वो दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ले गए। वहाँ पे डॉक्टर ने एग्जामिन, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट थी, उन्होंने एग्जामिन किया और कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए। फिर जो डॉक्टर के मुताबिक कि रिस्पोंडेंट जो है एक्यूट सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त है, सफ़र कर रही हैं। और क्वेश्चन किए, रिस्पोंडेंट के पेरेंट्स के साथ क्वेश्चन किए और कुछ मेंटल कंडीशन को डिस्कस किया। फिर पिटीशन को इन्होंने अवॉइड किया, मतलब पिटीशन में मेंशन किया कि कुछ जो है खाने में कुछ ईटेबल्स मिक्स कराते थे जो कि रेलिवेंट नहीं था और नॉट जेन्युइन, कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं था वो। चलो खैर, ये माननीय कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। फिर उन्होंने अपीलेंट ने और फैमिली मेंबर्स ने क्वेश्चंस किए रिस्पोंडेंट के फादर के साथ। और जो फादर थे रिस्पोंडेंट के अपने साथ अपने घर ले गए। फादर को बुलाया और अपने घर ले गए। 9 वीक्स ऑफ मैरिज, मतलब जो है करीब 2 महीने की जो शादी के बाद, 2 महीना 9 वीक्स जिसे कह लीजिए, लगभग 2 महीना 1 हफ्ते के बाद जो है 17/2/2006 को अपने घर ले गए। और तब से वो रिस्पोंडेंट मतलब जो वाइफ है अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है। तो मैरिज जो फिर आगे बताया कि रिस्पोंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की थी और उन्होंने कहा कि ऐसा कि मैरिज जो है फिर उसके बाद डिनाई किया गई चीज़ों को। और फिर कहा कि कोई वो इस तरह की मेंटल और फिजिकल एलिमेंट से सफ़र नहीं कर रही हैं, बल्कि उनको हेडेक्स हो रहे थे कॉलेज डेज में।
जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है, स्टडीज़ को डिसकंटिन्यू कर दी। और जो कि पहले ही अपीलेंट और मेडिएटर को सारी बातें बता रखी थी उन्होंने। फिर आगे चलते हैं, फिर उन्होंने कहा कि जो रिस्पोंडेंट थे, मतलब रिस्पोंडेंट ने रेस्टिट्यूशन की केस लगाया, मतलब वाइफ ने रेस्टिट्यूशन केस लगाया कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। और जो कि 30/10/2009 में फैमिली कोर्ट ने क्लब्ड कर दी पिटीशन को हस्बैंड की डिवोर्स पिटीशन के साथ। फिर क्या हुआ कि हस्बैंड ने अपने एविडेंसेस लीड किए, जो कि PW1 खुद थे, मतलब पिटिशनर विटनेस वो खुद थे। फिर उन्होंने कई स्लिप्स एग्जिबिट की, जो कि PW1B थी, मेडिकल स्लिप्स थी। और जो कार्ड्स थे, पेशेंट के कार्ड्स थे, उन्होंने एग्जिबिट PW1C, PW1D, PWE करके मार्किंग की है उस डॉक्यूमेंट्स पे। कॉपी पुलिस कंप्लेंट की थी, वो भी PW1G करके मार्क कराई। फिर अब कौन सी कंप्लेंट थी ये तो कुछ मेंशन नहीं है इसमें। और फिर इसके बाद उन्होंने फादर थे PW2, उनका एग्जामिनेशन हुआ। फिर मदर का भी एग्जामिनेशन कराया, फिर अपने ब्रदर का भी एग्जामिनेशन कराया। फिर उन्होंने PW5 जो डॉक्टर्स थे उसका भी एग्जामिनेशन, उनका भी कराया एग्जामिनेशन, जो जिन्होंने एग्जामिन किया था पेशेंट को। PW5, PW6, PW7, तो उनका जितने भी विटनेस थे उन सबका क्रॉस एग्जामिन भी किया गया रिस्पोंडेंट के वकील ने, मतलब वाइफ के वकील ने क्रॉस एग्जामिन किया। फिर उसके बाद रिस्पोंडेंट ने भी अपने आप को एग्जामिन किया RW1 करके। फिर उन्होंने कुछ फिल्म्स और CT लगाई RW1A करके, ड्राइविंग लाइसेंस लगाया RW1B करके। फिर पब्लिक नोटिस निकाला, क्या था, किस चीज का था, ये कुछ डिस्क्लोजर नहीं किया, RW1C करके। और कुछ RTI के जो एप्लीकेशंस थी PW1D एंड PW1E। अब ये PW1D या PW1E है, और कि यहाँ तो कुछ मार्क नहीं किया हुआ, यहाँ पे C और D है। और अब टाइपोलॉजिकल एरर है, क्या है ये हम कुछ में कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि RW होना चाहिए था यहाँ पे। एनीवे, हम इस इश्यूज पे नहीं जाते हैं, आगे हम देखते हैं। फिर रिस्पोंडेंट ने अपनी जो है जो मदर को एग्जामिन किया, RW जो थी उनको एग्जामिन किया, फादर को भी एग्जामिन किया। यहाँ पे PW3 लिखा हुआ है, फादर किसके थे PW3 भी लिखा था, यहाँ पर भी PW3 लिखा हुआ है। एनीवे, कुछ भी है, अब इस पे कमेंट हम नहीं कर सकते इस पे, क्योंकि यहाँ पर PW3 लिखा है, फादर थे उनको PW3 करके लिखा हुआ है। अब फैमिली कोर्ट ने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स और प्लीडिंग्स हैं और एनालिसिस किया, जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, एविडेंसेस फाइल किए और उसको एनालिसिस किया। फिर ये कंक्लूजन्स पे निकले कि जो अपीलेंट, मतलब जो हस्बैंड है और उनके विटनेस ने कंक्लूसिवली प्रूव नहीं किया कि जो मैरिज जो है वो प्रायर टू द मैरिज, मतलब जो वाइफ है शादी से पहले सिजोफ्रेनिया बीमारी से ग्रस्त थी, जो कि मेंटल डिजीज है। फैमिली कोर्ट जज के मुताबिक जो पिटिशनर ने फेल हो गया अपने केस को प्रूव करने के लिए कि जो कंसेंट जो है वो फ्रॉड द्वारा ली गई है, और वाइफ ने कोई मटेरियल फैक्ट्स हैं जो कि बीमारी से संबंधित है उसको छुपाया है। तो ये सारी चीजें फैमिली कोर्ट ने अपनी एनालिसिस किया। फिर साथ में ये कहा कि जो कंडक्ट है रिस्पोंडेंट का, कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि एक नॉर्मल लेडी जो है, क्रॉस एग्जामिनेशन में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि नॉर्मल लेडी जो सिजोफ्रेनिया से या फिर मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त हो। तो सारे क्वेश्चंस को उन्होंने समझ लिया और आंसर्स थे वो पूरी तरीके से ठीक दिया। और फैमिली कोर्ट ने ये भी देखा कि आफ्टर 4 महीने आफ्टर सगाई, जो उसके जो ब्रदर हैं उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट दी थी, कहा कि रिस्पोंडेंट ने डांस किया और बिहेव प्रॉपर्ली किया, कोई अनयूजुअल बिहेवियर उनको सामने नहीं आया। और फिर फैमिली कोर्ट ने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस थी, एग्जिबिट्स थे, वो कहा कि अनसब्सटेंशिएटेड हैं और अनप्रूव्ड हो पाए हैं। और कई अपीलेंट ने किसी डॉक्टर जो हॉस्पिटल था उसका किसी को एग्जामिन नहीं किया है। और अपीलेंट ने PW7 जो एक डॉक्टर है उनको जरूर किया है, एग्जामिन किया है, लेकिन जो उनके PW1E और PW17 जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो डिपोज किए हैं उसको हैंड राइटिंग है कि नहीं है, वो उनकी जो हैंड राइटिंग है कि नहीं है, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं किया, मतलब जो भी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी फाइनल फैमिली कोर्ट ने। और जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, और फिर उन्होंने कहा कि जो PW6 जो डॉक्टर था उन्होंने डिपोज किया था और जो मेडिसिन बताई थी वो कई पर्पज के लिए थी, जो कि एंग्जाइटी थी, तो पर्सनल को पेशेंट को जानते नहीं थे, और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में कहीं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो है रिस्पोंडेंट की और प्रिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं पता चलती है। और ये कई चीज़ें उन्होंने लिखी हैं उसमें, फैमिली कोर्ट के एविडेंसेस थे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
कि फैमिली कोर्ट ने अब चीज ऑब्जर्व की कि पिटिशनर था सिर्फ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस को प्रिपेयर करवा रहा था कि रिस्पोंडेंट सफर कर रही हैं एलिमेंट के, कोई ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया। तो ये ग्राउंड्स पे उनकी जो पिटीशन है जो है डिसमिस कर दी। फिर इसके बाद अपील फाइल हुई। अपील दोनों पार्टीज ने अपने जो ग्राउंड्स हैं वो रेज किए और अपीलेंट ने बताया कि रिस्पोंडेंट मतलब जो वाइफ हैं वो एक HF20 कोई बीमारी है उससे ग्रस्त है। मेडिकल लिटरेचर के ऊपर थोड़ा रिलाई किया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर उसमें टेस्टिमोनीज जो थी अपीलेंट ने उन्हें बताया कि जो प्रिस्क्रिप्शन था वो PW1B का जो था डॉक्टर थे वो उनकी हैंडराइटिंग का था जो कि प्रोविजनल डायग्नोसिस बताता है सीजोफ्रेनिया का। और फिर बताया कि एग्जिबिट्स जो प्रिपेयर किए थे सिग्नेचर्स थे पॉइंट A में करके मार्किंग की हुई थी। और फिर कहा कि पेशेंट को एग्जामिन किया था। ये जो PW1A जो हिंदू राव हॉस्पिटल के डॉक्टर थे और जो मेडिसिन जो थी वो प्रिस्क्राइब की गई थी तो उसका जो डॉक्यूमेंट थे वो एग्जिबिट था वो मार्किंग करा रखा था। तो फिर सारा कुछ मेडिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने जो है आर्गूमेंट्स रखे और ये सारी चीज़ें उन्होंने आर्गूमेंट्स। अब ये बताइए, आप देखिए अपीलेंट ने कहा कि कोर्ट्स जो हैं वो इल इक्विप्ड होती हैं टू वे एनालिज एंड अराइव एट डिफरेंट फाइंडिंग्स मेंटल कंडीशंस ऑफ द लिटिगेंट ऑफ देयर। तो उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए कि मेडिकल बोर्ड जो से रिस्पोंडेंट का एग्जामिन कराना चाहिए, जो मेडिकल बोर्ड एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो असर्टेन कर सकें कि रिस्पोंडेंट की जो मेंटल कंडीशंस को, क्योंकि जो क्लेम है रिस्पोंडेंट पिटीशन अपीलेंट का और राइवल क्लेम जो है रिस्पोंडेंट का, जो भी क्लेम्स हैं राइवल क्लेम्स और क्लेम्स जो हैं उसको एनालिसिस कर सकें। और फिर रिलाई किया एक जजमेंट थी शारदा वर्सेस धर्मपाल की जो जजमेंट थी उस पर रिलाई किया और 2003 के आसपास की जजमेंट आई थी जैसे ये नीचे लिखा हुआ है C/2003 की। तो उन्होंने बताया कि कोर्ट हमेशा जो है वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन मेडिकल बोर्ड को करवा सकता है, मेडिकल ओपिनियन ले सकता है ताकि एक किसी ट्रुथ पे आने के लिए, कोई सत्य के जो निर्णय पे आने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का करा सकता है एग्जाम। और फिर कहा कि अपीलेंट ने और भी सबमिशंस दिए कि पार्टी जो थी 2 मंथ्स तक ही साथ रही, साथ मैरिज जो है वो नहीं हुई और सेपरेट रह रही थी 16 साल से। और रिस्पोंडेंट ने अटेम्प्ट टू कमिट लिखा, रिस्पोंडेंट ने एडमिट भी किया है सुसाइड करने के लिए अपने टेस्टिमोनी में और उसको ये भी एडमिट किया कि वो इससे हेडेक्स और एयर इन्फेक्शंस हो रहे थे। और फिर उसके बाद जो काउंसिल थे रिस्पोंडेंट के उन्होंने जो है वो टोटली रिफ्यूज़ किया, कहा कि रिस्पोंडेंट को अगर मेडिकल बोर्ड से अगर एग्जामिन कराया जाए तो फिर फर्दर क्रूअल्टी मानी जाएगी। फिर आगे देखिए आगे क्या बताया। फिर आगे बताया कि रिस्पोंडेंट काउंसिल थे जो रिस्पोंडेंट के, उन्होंने बताया कि अपीलेंट कभी डॉक्टर के पास नहीं लेके गया कि किसी ने डॉक्टर ने आइडेंटिफाई नहीं किया रिस्पोंडेंट को। और सिंगल परचेज ऑफ द मेडिसिन जो अपीलेंट ने किया है कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्यों रिस्पोंडेंट जो है रिपोर्ट 5 डॉक्टर के पास ले गया 1 महीने के अंदर। कोई रिजल्ट मेडिकेशन का जो रिजल्ट है वो आने के बाद अभी मेडिकेशन किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो उसका रिजल्ट अभी आया नहीं, अभी एक बाद एक ही महीने में 5 डॉक्टर्स के पास क्यों ले गए। फिर आगे बताया कि रिफ्यूट किया रिस्पोंडेंट ने कि कोई मेंटल डिसऑर्डर से, शादी से पहले किसी मेंटल डिसऑर्डर से वो ग्रस्त थी और फाइंडिंग्स थी वो अपनी सारी जो फाइंडिंग्स थी वो जो जजमेंट थी उसमें सपोर्ट किया। तो अभी आगे बताया कि जजेस हैं, अब कोर्ट ने अपनी ओपिनियन दी। देखिए माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी ओपिनियन दी, इसमें बताया कि जजेस जो हैं वो मेडिकल प्रोफेशंस नहीं होते और उनके पास लिमिटेड नॉलेज होती है और वो जो नॉलेज होती है वो आर्ग्यूमेंट्स जो पार्टीज करती है और जो मेडिकल लिटरेचर सामने समक्ष रखा जाता है और जो फिर बयान जो टेस्टिमोनीज होती हैं उसके बेसिस पे ही जो है कंक्लूजन जो एडजुडिकेट कर पाती है मैटर। फिर कहा कि अगर कोई इश्यूज ऐसे हों उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन की भी जो क्रेडिबल पर्सन्स होते हैं फील्ड की उनका ओपिनियन लेके ही वो जो है कोई निर्णय निकाल पाती हैं और अपॉर्चुनिटी दी जाती है आप पार्टीज को कि चैलेंज करें ओपिनियन को। और एग्जामिनेशन का जब किसी पर्सन का एग्जामिनेशन होता है और जितने भी रिलेवेंट मटेरियल्स होते हैं उसको पूरा मतलब चैलेंज कर सकें उसके ओपिनियन को, कोई अगर मान लो ऑब्जेक्शंस लगा सकें उनके ओपिनियन में और फिर जो लगेगा हमें उसके बेसिस पे डिनायल ने क्या रिजेक्ट किया, क्या इसने एवेल्युएट किया, उसके बाद ही वो अपना प्रिजम्पशन जो है वो दे सकते हैं अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। फिर देखिए धर्मपाल की जजमेंट के ऊपर जो थी जो बताया था उसमें यही बताया था कि सेक्शन 5 जो क्या कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो यही कहता है कि जब भी कोई वैलिड कंसर्न दी जाए तो कोई भी पार्टी को माइंड जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटल डिसऑर्डर और इंसैनिटी इस तरह की बीमारियां नहीं होनी चाहिए, तभी वैलिड कंसेंट मानी जाएगी, तभी वैलिड मैरिज मानी जाएगी।
फिर सेक्शन 12(1)(b) के ऊपर बताया कि कोई भी पार्टी को मेंटल डिसऑर्डर नहीं होनी चाहिए या इंसैनिटी या कोई पागलपन जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। सेक्शन 1(3) जो है वो ये कहता है कि डिसोल्यूशन और डिग्री ऑफ डिवोर्स जो है वो दिया जा सकता है अगर कोई भी पार्टी जो है अनसाउंड ऑफ माइंड है या फिर मेंटल डिसऑर्डर से है, जिससे ऐसे लगे कि कोई भी पार्टी है जैसे पिटिशनर जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ऐसे रिस्पोंडेंट के साथ कि इस तरह की बीमारी है, तो उसके साथ रिजनेबली उसके साथ रहना मुश्किल है। तो फिर आगे बताया कि मैरिज जो है इस तरह के जो ग्राउंड्स है वो वॉइड नहीं है। देखिए वॉइड बोला है, वॉइड नहीं है, मेरी वॉइडेबल मीन्स अगर पार्टी एक दूसरे को कंडोन कर देती है तो फिर कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है इस चीजों में। वॉइडेबल तब होती है अगर एक भी पार्टी ऑब्जेक्ट करती है तो फिर उसको वॉइडेबल कहा जाता है। वॉइड मीन्स इलीगलिटी, पूरा टोटल इलीगल हो, चाहे आपका ऑब्जेक्शन हो या ना हो। वॉइडेबल अगर आपको ऑब्जेक्शन है तब फिर वो जाके वो इलीगल मानी जाएगी चीज। तो इसलिए उसने कहा कि एक वॉइडेबल है, अगर पार्टी को ऑब्जेक्शन है तभी फिर चीज को कंसिडर किया जाएगा। तो फिर आगे फिर बताया कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है जो कि इनक्यूरेबल है, कि इनक्यूरेबल है और मेंटल डिसऑर्डर इस तरह के एक्सटेंट पे है कि अगर रिस्पोंडेंट जो है मतलब कि पिटिशनर अपने स्पाउस के साथ नहीं रह सकता है तो मेडिकल टेस्टिमोनी के ऊपर भी बताया कि मे नॉट बी इम्पेरेटिव, लेकिन कंसीडर कर सकती है, कोर्ट को कंसीडर कर सकती है उस टेस्टिमोनी को, ताकि कोई भी एक सेटिस्फैक्टरली जो भी है एक रीजनेबल निकाला जा सके और इशू जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो सके। तो रेलिवेंट ऑफ मेडिकल जो एविडेंस होगा वो डिस्प्यूटेड नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जजमेंट का ही पार्ट लेके डिस्कस किया है उसमें। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो सारा जजमेंट के ही कॉन्टेक्स्ट थे वो लिख दिए थे। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी कॉलम चंद्रा शेखर वर्सेस कॉलम पद्मा लाथा, ये जजमेंट 2014 में आई थी। उसने कहा था कि जो सिजोफ्रेनिया डिजीज है वो एक ट्रीटेबल और मैनेजेबल डिजीज है जो कि हाइपरटेंशन डायबिटीज की बीमारी के साथ रखा जा सकता है, लेकिन ये सब डिटरमाइन डॉक्टर ही करेगा। तो ये चीज बताई थी धर्मपाल सुप्रा में, जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था। तो आगे हम चलते हैं, इसके आगे फिर बाद में ये बताया कि जो सर्कमस्टांसेस क्या है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में ट्रुथ का आना, डिटरमाइनेशन ऑफ द ट्रुथ जो है वो सामने समक्ष आना बहुत जरूरी है। इसके बेसिस पे ही कोई एक फेयर डिसीजन लिया जा सकेगा। तो फिर उन्होंने बताया कि अब ये मैरिज के ऊपर बताया कि मैरिज जो है कि सब एक हैप्पी मेमोरीज और गुड टाइम्स होती हैं जब दो पार्टी साथ रहती हैं, चैलेंजेस फेस करती हैं, और ये चीज़ें ये थोड़ा सा जो है वो लॉजिकली जो बात मैरिज के ऊपर है वो बताई गई, डिस्कस की है इसमें। और फिर बताया कि मेडिकल ओपिनियन बनाने के बाद फिर उन्होंने बताया कि एविडेंस थे, दोनों जो डॉक्टर्स थे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी एग्जिबिट किए जो सजेस्ट करते हैं कि रिस्पोंडेंट जो है वो सिजोफ्रेनिया बीमारी से ग्रस्त है। क्रॉस एग्जामिनेशन में डॉक्टर ने ओपिनियन बताया कि प्रोविजनल डायग्नोसिस था पेशेंट का, और ब्रीफ जो निकाला गया था वो हिस्ट्री ली थी पेशेंट की, और इंटरव्यू बातचीत करके ही पता चला। रिस्पोंडेंट ने भी एडमिट किया कि कॉलेज डेज में उसको सीवियर हेडेक होती थी, हैवी हेडेक होती थी, और इस तरह की सीवियरिटी की हेडेक थी कि उसकी वजह से उनकी जो एजुकेशन थी उसको छोड़ना पड़ा, और उसी वजह से वो कॉलेज को कंप्लीट नहीं कर सकी। तो फिर आगे बताया कि आगे चलते हैं। फिर कहा कि सारे एविडेंसेस को देखा जाए और एडमिशन देखा जाए, तो फिर एक सीरियस डाउट होता है, एक मेंटल हेल्थ रिस्पोंडेंट एक सफरिंग कर रहा है मेंटल हेल्थ से। तो एलिगेशन जो पॉसिबिलिटी और जो थी एलिगेशंस की वो कुछ हद तक मतलब बीइंग रिगार्डेड टू बी एज अ ट्रूथ, कुछ हद तक नहीं, पॉसिबिलिटी ऑफ एलिगेशन जो है वो मतलब सही हो सकती है, पॉसिबिलिटी बताया। फिर आगे बताया कि आगे फिर उन्होंने देखिए एनालिसिस ये किया कि काउंसिल ने बताया कि स्टेटमेंट दी कि हाँ हम ना अपनी कॉस्ट पे ही रिस्पोंडेंट का जो है एक मेडिकल बोर्ड से एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं, और रिस्पोंडेंट अपीलेंट ने एक एप्लीकेशन भी मूव की थी फैमिली कोर्ट के लिए सामने कि रिस्पोंडेंट को इवैल्यूएट कराया जाए किसी मेडिकल बोर्ड पे। तो प्रेयर ये क्लॉज थी कि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो एक डायरेक्शंस दे और मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करे और रिस्पोंडेंट को ऑब्जर्वेशन में रखे, ताकि जिससे पता चल सके मेंटल कंडीशन का। तो ये फैमिली कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन ऑलरेडी उन्होंने लगाई थी। तो लेकिन फैमिली कोर्ट ने वो जो एप्लीकेशन है क्रिप्टिक मैनर पे डिसमिस कर दी थी। उसने ये ग्राउंड उठाया था कि जो पार्टीज को अपनी जो भी ओपिनियन है वो अपने ऊपर ही प्रूव करे, कोर्ट की असिस्टेंस ना ले। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट पार्टीज हैव टू स्टैंड देयर ओन लेग्स टू प्रूविंग देयर केस, मींस कोर्ट्स मतलब पार्टीज अपने एफर्ट्स पुट अप करे अपने केस को प्रूव करने के लिए। अगर वो रिस्पोंडेंट हस्बैंड जो पिटिशनर वाइफ जो सफर कर रही है सिजोफ्रेनिया से, तो वो हस्बैंड की ड्यूटी बनती है कि वो प्रूव करे
लीड करे एविडेंस को, कोर्ट के बीच में ना आए कि कोर्ट से असिस्टेंस की मांग ना करे कि एविडेंस हमारे लिए क्रिएट करवाओ या डिवाइड करो। तो एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया था, जो कि फैमिली कोर्ट के समक्ष रखी गई। तो अपील जब पेंडिंग थी तो फिर अब देखिए कोर्ट ने आगे अपने फिर जजमेंट के ऊपर गए, शारदा वर्सेस धर्मपाल की जजमेंट को फिर कंटेंट्स को फिर से इवैल्यूएट किया। उसमें ये लिखा हुआ था कि मैट्रिमोनियल कोर्ट की पूरी पावर है कि मेडिकल टेस्ट को कंसिडर कराना और ऐसे ऑर्डर देना जो कि वायलेट ना हो पर्सनल लाइफ और लिबर्टी और आर्टिकल 21 को वायलेट ना करते। तो और फिर उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा था उस जजमेंट में कि अगर कोई पार्टी मना कर देती तो कोर्ट जो है एडवर्स इन्फ्लुएंसेस, जो पार्टी मना कर देती मेडिकल एग्जामिनेशन के, तो एडवर्स इन्फ्लुएंसेस निकाल सकती है उस पार्टी के अगेंस्ट। तो यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने एक एरर कर दी, अपीलेंट की जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया और अपीलेंट को खुद ही कोशिश एफर्ट्स पुटअप करने पड़े, क्योंकि डायरेक्शंस तो मिली नहीं थी कोर्ट से कि मेडिकल एग्जामिनेशन कराया सके। तो कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो मतलब ऐसी कोई डायरेक्शन तो दी नहीं थी। तो इस तरह का जो डायरेक्शन ना देना वो एक एरोनियस पार्ट था। और अपीलेंट ने एक प्ली रेज की थी कि जो रिस्पोंडेंट है वो सफर कर रहा है, पहले दिन से ही सिजोफ्रेनिया से सफर कर रहा है, और अपीलेंट ने एक सेवरल स्पेशलिस्ट्स को दिखा दिया था और उनकी मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब की थी वो भी सफर शो करता था कि सिजोफ्रेनिया से बीमारी से ग्रस्त है। और अपीलेंट ने मेडिकल डॉक्टर्स और एग्जिबिट्स थे, प्रिस्क्रिप्शंस के सारे जो प्रिस्क्रिप्शंस थे उनको एग्जिबिट्स के तौर पे जो है कोर्ट में फाइल भी किया था और कुछ हद तक कुछ टाइम तक ही वो साथ रहे थे और फिर उसके बाद वो फादर के साथ चली गई थी 9 हफ्ते की शादी के बाद ही। मेडिकल एग्जामिनेशन रिस्पोंडेंट का से एस्टेब्लिश करता है कि वेदर और नॉट कि जो वो है सिजोफ्रेनिया बीमारी से सफर करती हैं, लेकिन कोई डायरेक्शन में कोई पॉइंटर्स थे। तो ये चीज बताया। फिर उन्होंने रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स की एप्लीकेशन लगाई थी, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ हस्बैंड के साथ नहीं रहने के अलावा और कोई कंप्लेंट्स नहीं थी वाइफ को, तो मतलब वाइफ ने और कोई केस नहीं लगा कर रखा था। प्रॉबेबली 2005 में हुआ था केस, तो इसलिए अब कोई सीरियस कंप्लेंट्स नहीं लगा रखी थी, सिर्फ वो साथ रहना चाहती थी। फैमिली कोर्ट के फिर कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट की ड्यूटी बनती थी कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो रिस्पोंडेंट का है वो कराया जा सके। और फिर उन्होंने एक इलस्ट्रेशन दी, लॉ को डिस्कस किया, सेक्शन 114H को, इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो वो ये कहता है कि कोर्ट कोई जो फैक्ट्स को प्रिज्यूम कर सकता है कि अगर कोई आदमी आंसर देने से मना कर दे और कंपेल करे, जो कि बेशक वो कंपेल ना करे कि इसको आंसर देने के लिए, लेकिन अगर आंसर देने से मना कर दे और कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है इस तरह के फैक्ट्स होते हैं कि आंसर देने से मना कर दे और इससे लगे कि आंसर देना उसके लिए अनफेवरेबल होगा। तो फिर यही चीज निकल के आई कि जो रिफ्यूजल था रिस्पोंडेंट का कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ पर भी उन्होंने बताया कि एग्जामिन करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि रिस्पोंडेंट का मेडिकल एग्जामिनेशन के मेडिकल बोर्ड में अपीयर होने के लिए रिफ्यूजल कर देना, तो इस तरह का इंटरफेरेंस है जो कि प्रिपेयर नहीं है मेडिकल बोर्ड से कि कुछ एक्सपोज हो सके जो कि उसकी कंडीशन है। तो इससे एस्टेब्लिश्ड होता है कि जो अपीलेंट है वो एक सिजोफ्रेनिया बीमारी से सफर करती है। और कोई why else such a spouse who claims not to be suffering from a preferred a position to seek restitution or cautional and express her desire to live with the husband and not to undergo such medical examination। तो अब यहाँ पर निकल के आया कि बर्डन ऑफ प्रूफ बेशक पार्टीज के ऊपर होता है जो क्लेम करते हैं, लेकिन कंडक्ट और कॉपरेशन अपोजिट पार्टी का भी होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई भी पार्टी को प्रूफ करना है, वो अगर उसका बेशक बर्डन ऑफ प्रूफ है, लेकिन अगर अगली पार्टी कॉपरेट नहीं करेगी तो इसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो सेक्शन 12 के ऊपर डिस्कस किया कि जो कि वर्डेबल मैरिज के ऊपर बनाया गया सेक्शन है। सेक्शन 5 के ऊपर डिस्कस किया, क्लॉज 2 क्या कहती है 5 की, कि इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइंड। तो अगर नाइदर पार्टी, ये सेक्शन 5 यही कहता है कि अगर वैलिड मैरिज तभी होगी अगर कोई भी नाइदर पार्टी इज इनकेपेबल, मींस हर पार्टी कैपेबल होनी चाहिए। नाइदर लिखा है, 2 नेगेटिव लिख रहे हैं, मींस पार्टी अगर कैपेबल होनी चाहिए, अगर उसको ऐसी पार्टी को कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होनी चाहिए, वरना अदरवाइज वो मैरिज जो है वो वैलिड नहीं गिनी जाएगी। तो यहाँ पर ये निकल के आया कि 9 वीक्स से ज्यादा नहीं रही, और जो मेंटल डिसऑर्डर था वो एक तरह का था जो कि अनफिट होता है मैरिज के लिए और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए बच्चों। फिर आगे ये चीज लिखा कि जो रिस्पोंडेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया अपनी बीमारी के बारे में शादी से पहले, और इस तरह का उन्होंने एक फ्रॉड किया अपीलेंट के ऊपर, और रिस्पोंडेंट ने ये बेशक ये कहा कि उसे हेडेक्स होते थे, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों उसको सीरियस हेडेक्स होते थे, जिसकी वजह से उसने अपनी जो है स्टडीज को छोड़ दिया।
तो इसलिए अपील को अलाउड कर दिया और जो मैरिज थी अपीलेंट और रिस्पोंडेंट की उसे अन्यूल्ड कर दिया सेक्शन 12(1) पार्ट बी के अंदर, जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर उसे अन्यूल्ड कर दिया। अब यहाँ पे यही निकल के आया कि 16 साल हो गए, अपीलेंट की जो लाइफ थी रूइंड हो गई थी और जो इम्पोर्टेंट लाइफ थे years थे लाइफ के, जो कि अपनी मैरिटल और कॉन्जुगल ब्लिस को एंजॉय करता, उसको सफर करना पड़ा, ना कि सिर्फ रिस्पोंडेंट बल्कि उसके फादर की वजह से भी। तो यहाँ पर यही चीज निकली है, ऑब्जर्वेशन दिया और फिर अपीलेंट को एक टोकन कॉस्ट दे दी 10,000 रुपीज। तो उम्मीद है ये थी जजमेंट जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने दी थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके ऊपर कुछ क्या आप इस जजमेंट के बारे में समझते हैं, अपना जो कमेंट्स है जरूर नीचे लिखिए। कोई भी रिलेटेड क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिए। हम आपकी क्वेरी को किसी वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष एक नए वीडियो के समक्ष बना के आपके समक्ष लाएंगे और उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।